कोई एक ऐसे पार्टनरशिप के बारे में सोचिए जहां आपका सबसे बड़ा दोस्त अचानक से आपका सबसे बड़ा आलोचक बन जाए और आपके अपने देश के हित में लिए गए फैसलों के लिए आपको सजा देने लगे। इंडिया के साथ ठीक ऐसा ही हुआ 30 जुलाई 2025 को, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई इंडियन इंपोर्ट्स पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके दो कारण बताए गए। पहला, ट्रेड में असंतुलन को लेकर आम असंतोष, और दूसरा और ज्यादा साफ तौर पर इंडिया का रशियन तेल खरीदते रहना। इस कदम से नई दिल्ली में जैसे भूकंप आ गया। सालों से बनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक तालमेल अचानक से एक अप्रत्याशित ट्रेड लड़ाई में बदल गया, जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस की अस्थिरता साफ दिख गई। अमेरिका का यह कदम सिर्फ एक इकोनॉमिक मेजर नहीं था, बल्कि एक साफ पॉलिटिकल सिग्नल था। व्हाइट हाउस के एक सीनियर ऑफिसर ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया यूक्रेन में लड़ाई के लिए इनडायरेक्टली पैसे दे रहा है, और नई दिल्ली की अपनी एनर्जी पॉलिसी को अस्वीकार्य बताया। ये तीखी, इल्जाम लगाने वाली भाषा पहले की डिप्लोमेटिक बातचीत से बहुत अलग थी, जो पहले इंडो यूएस रिलेशंस को डिफाइन करती थी। ये एक कड़ा रिमाइंडर था कि वॉशिंगटन का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट उम्मीदों और रेड लाइंस के साथ आता है। इंडिया के लिए, जिसने हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर गर्व किया है, ये उसके मूल सिद्धांतों के लिए एक सीधी चुनौती थी, जिससे उसे एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिचुएशन में एक ही ताकतवर पार्टनर पर अपनी निर्भरता का फिर से आकलन करना पड़ा। प्रेशर का यह पैटर्न सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं था। कुछ ही दिनों बाद ब्राजील को और भी ज्यादा कड़े टैरिफ का सामना करना पड़ा, जिसमें यूएस को उसके एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी बढ़कर 50% हो गई। इसका कारण भी प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा के इंडिपेंडेंट स्टैंड और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के उद्देश्यों के साथ उनके तालमेल की कमी से जुड़ा था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्राजील के एक जज पर सैंक्शंस लगाकर सिचुएशन को और गंभीर बना दिया, जो पूर्व प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो से जुड़े एक सेंसिटिव पॉलिटिकल केस की देखरेख कर रहे थे। इकोनॉमिक पनिशमेंट और ब्राजील के डोमेस्टिक जुडिशियल अफेयर्स में सीधे इंटरफेरेंस का यह कॉम्बिनेशन अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रैटेजी को दिखाता है, जिसमें वो अपनी इमेंस पावर का इस्तेमाल अपने कोऑपरेशनियों को अपनी बात मनवाने के लिए करता है, चाहे उनके सॉवरेन राइट्स कुछ भी हों। वॉशिंगटन का मैसेज साफ था, उसके स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स के साथ तालमेल वैकल्पिक नहीं है, बल्कि अच्छे रिलेशंस के लिए एक शर्त है। इंडिया और ब्राजील दोनों ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज में से हैं। उनके लिए ये घटना एक कड़ा सबक रही है। ये मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लेन देन वाले नेचर को अंडरस्कोर करता है, जहां छोटे मोटे मतभेदों से लंबे समय की पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है। दंडात्मक टैरिफ का अचानक इम्पोजिशन इस वर्ल्ड व्यू को लागू करने का एक शक्तिशाली तरीका है, जिससे देशों को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की इकोनॉमिक कॉस्ट और एक डिमांडिंग और अक्सर अप्रत्याशित सुपर पावर को खुश करने के फायदे के बीच संतुलन साधना पड़ता है। जैसे जैसे वॉशिंगटन और नई दिल्ली और ब्रासीलिया में उसके डेमोक्रेटिक पार्टनर्स के बीच तनाव बढ़ता गया, बीजिंग ने किनारे से बहुत दिलचस्पी के साथ देखा, उभरती दरारों का फायदा उठाने के लिए तैयार। चीन का सरकारी मीडिया, खासकर प्रभावशाली ग्लोबल टाइम्स, ने स्थिति का विश्लेषण करने में कोई समय नहीं गंवाया। उसने तीखे संपादकीय की एक सीरीज पब्लिश की, जिसमें अमेरिकन टैरिफ को एक हेजेमोनिक पावर से डील करने का एक इनएविटेबल परिणाम बताया गया। मुख्य मैसेज ये था कि अमेरिका की दोस्ती कंडीशनल और पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल है। इन नैरेटिव्स के अनुसार वॉशिंगटन इंडिया जैसे पार्टनर्स को तभी वैल्यू देता है जब वे चीन को रोकने की उसकी बड़ी स्ट्रैटेजी में काम आते हैं, लेकिन जिस पल वे कोई इंडिपेंडेंट विचार दिखाते हैं, पार्टनरशिप का दिखावा खत्म हो जाता है।
घरेलू दर्शकों के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका उद्देश्य सीधे ग्लोबल साउथ में जनमत को प्रभावित करना था। बीजिंग ने खुद को एक अधिक विश्वसनीय और समझदार पार्टनर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जो अन्य राष्ट्रों के सोवरेन विकल्पों का सम्मान करता है। ग्लोबल टाइम्स ने तर्क दिया कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक बैलेंस की आकांक्षाएं अंततः अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म की अदम्य दीवार से टकरा गईं। इस टिप्पणी का दोहरा उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्वाड और अन्य यूएस नेतृत्व वाले गठबंधनों के भीतर मतभेद पैदा करना था, जबकि साथ ही चीन की अपनी छवि को एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन के रूप में चमकाना था, जहां राष्ट्र एक ही डोमिनेंट पावर के कोर्सिव प्रेशर्स से मुक्त हैं। चीन की प्रतिक्रिया सिर्फ बयानबाजी से कहीं आगे बढ़ी। उसने सक्रिय रूप से खुद को उन देशों के लिए एक वायबल अल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत किया जो अमेरिकन प्रेशर से गर्मी महसूस कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की अरिडेलेबलता को उजागर करके बीजिंग ने ब्रिक्स जैसे फ्रेमवर्क के भीतर मजबूत संबंधों के लिए एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली पिच बनाई, जहां इसकी एक प्रमुख भूमिका है। राष्ट्रपति लूला की घोषणा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के बजाय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाएंगे, बीजिंग के लिए एक डिप्लोमेटिक उपहार था। इसने चीन के नैरेटिव को मान्य किया और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती एकजुटता को दिखाया, जो पश्चिम द्वारा हाशिए पर महसूस करते हैं। चीन की फ्रिक्शंस के क्षणों का लाभ उठाकर अमेरिकी प्रभाव को कमजोर करना और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के अपने नेटवर्क को मजबूत करना है। यह दृष्टिकोण पॉलिटिकल अवसरवाद का एक मास्टरपीस है। यूएस इंडिया टैरिफ विवाद को एक हेगेमोन के साथ गठबंधन करने के खतरों के सबक के रूप में प्रस्तुत करके चीन चतुराई से अपने स्वयं के आक्रामक कार्यों से ध्यान हटाता है, जैसे कि 2020 में इंडिया के खिलाफ उसके बॉर्डर वायोलेशंस। ये खुद को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के रक्षक के रूप में चित्रित करता है, ऐसी स्थिति जो इंडिया और ब्राजील जैसे राष्ट्रों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। यह बीजिंग को वॉशिंगटन और उसके कोऑपरेशनियों के बीच दरार डालने की अनुमति देता है, उनकी निराशाओं का लाभ उठाकर एक ऐसी वर्ल्ड छोड़ने के अपने दीर्घकालिक जियोपॉलिटिकल लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, जहां उसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर या उससे भी अधिक हो। यूनाइटेड स्टेट्स के हालिया एक्शंस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक बेसिक सच को साफ कर दिया है। अमेरिकन दोस्ती की अक्सर अपनी लिमिट्स होती हैं और वो लिमिट्स कंप्लायंस से तय होती हैं। सालों तक यूएस इंडिया रिलेशनशिप को डेमोक्रेसीज के एक नेचुरल अलायंस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था, जो साझा मूल्यों और कन्वर्जिंग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स पर बनी थी, खासकर चीन के उदय को लेकर। हालांकि इंडिया की इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी पर टैरिफ लगाने से पता चलता है कि यह पार्टनरशिप वॉशिंगटन की प्रायोरिटीज के साथ अलाइनमेंट पर डिपेंड करती है। जब कोई पार्टनर भटकता है, यहां तक कि एनर्जी सिक्योरिटी जैसे कोर नेशनल इंटरेस्ट के मामलों पर भी, तो दोस्ती की भाषा जल्दी से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर के कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स को रास्ता दे देती है। ये डायनेमिक कोई नया फेनोमेनन नहीं है, बल्कि अमेरिकन फॉरेन रिलेशंस में एक रिकरिंग पैटर्न है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल हब एंड स्पोक मॉडल का है, जहां वॉशिंगटन सेंटर में बैठता है और उसके कोऑपरेशनियों से उसके स्ट्रैटेजिक कंसेंसस के आसपास घूमने की उम्मीद की जाती है। कोई भी देश जो अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है या अमेरिकन प्रतिद्वंद्वियों के साथ बैलेंस्ड रिलेशंस बनाए रखता है, उसे अक्सर पूरी स्ट्रक्चर को कमजोर करने वाला माना जाता है। इंडिया के चीन के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के एफर्ट्स 2014 के ब्रिक्स समिट के बाद से इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी की इच्छा से प्रेरित थे। वॉशिंगटन में इन्हें शायद संदेह की दृष्टि से देखा गया, जिससे वो प्रेशर डालने और नई दिल्ली के
दृढ़ संकल्प का टेस्ट करने का डिसीजन लेने में मदद मिली। इसी तरह ब्राजील में राष्ट्रपति लूला के एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए मुखर समर्थन और वेस्टर्न डोमिनेंस के प्रतिकार के रूप में ब्रिक्स को फिर से सक्रिय करने के उनके प्रयासों को दंडात्मक उपायों का सामना करना पड़ा। संदेश स्पष्ट है, स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना, भले ही यह केवल बयानबाजी ही क्यों ना हो, इसके परिणाम होते हैं। यह दृष्टिकोण गठबंधनों को समान भागीदारों से एक पदानुक्रमित संबंध में बदल देता है, जहां वरिष्ठ भागीदार जुड़ाव की शर्तों को निर्धारित करता है। ये कोऑपरेशनियों के लिए अनिश्चितता का माहौल बनाता है, जिन्हें लगातार यह गणना करनी पड़ती है कि उनके संप्रभु निर्णय एक अदृश्य लाल रेखा को पार करेंगे और उसी राष्ट्र से शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेंगे जिसके साथ उन्हें संरेखित होना चाहिए। अंततः गठबंधनों के प्रति यह वर्चस्ववादी दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ही प्रतिकूल साबित हो सकता है। असंतोष को दंडित करके और पूर्ण निष्ठा की मांग करके वॉशिंगटन प्रमुख भागीदारों को अलग थलग करने और उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों के करीब धकेलने का जोखिम उठाता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के सामने अपने ब्रिक्स समकक्षों को फोन करने की राष्ट्रपति लूला की प्रवृत्ति इसका एक उदाहरण है। वफादार गठबंधन को बढ़ावा देने के बजाय ये रणनीति उस संतुलन व्यवहार को प्रोत्साहित करती है जिसे वह रोकना चाहती है, वैकल्पिक शक्ति केंद्रों के गठन में तेजी लाती है। ये दर्शाता है कि सच्ची लचीली साझेदारी, आपसी सम्मान और विभिन्न दृष्टिकोणों की स्वीकृति पर आधारित होनी चाहिए, न कि इम्पोज्ड कन्फॉर्मिटी के नाजुक आधार पर। इस अशांत भू राजनीतिक माहौल में इंडिया जैसे देश के लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी स्लोगन नहीं है, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट्स को सुरक्षित रखने, इकोनॉमिक सिक्योरिटी सुनिश्चित करने और ग्रेट पावर कंपटीशन से परिभाषित दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। हाल के अमेरिकन टैरिफ्स एक दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण रिमाइंडर हैं कि किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। इंडिया को एक लीडिंग पावर बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसे अपनी शर्तों पर सभी प्रमुख ग्लोबल प्लेयर्स के साथ जुड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी चाहिए, बिना कॉम्पिटिंग ब्लॉक्स के बीच एक बाइनरी चॉइस में मजबूर हुए। इंडिया और ऐसी ही स्थिति में अन्य देशों के लिए आगे का रास्ता एक ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए एक नए कमिटमेंट में निहित है। इसमें ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों को सक्रिय रूप से मजबूत करना शामिल है, न कि एंटी वेस्टर्न अलायंस के रूप में, बल्कि सहयोग के वास्तविक मंचों के रूप में जो स्थापित शक्तियों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। इकोनॉमिक, एनर्जी और डिफेंस पार्टनरशिप्स में डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है। यूरोप और मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका तक देशों को भी जिसकी एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मजबूत संबंध बनाकर इंडिया एक लचीला नेटवर्क बना सकता है, जो किसी भी एक दिशा से प्रेशर के जोखिमों को कम करता है, जिससे ग्लोबल स्टेज पर उसके पैंतरेबाजी के लिए जगह बढ़ जाती है। ऑटोनॉमी की इस तलाश में यूनाइटेड स्टेट्स और चीन दोनों के साथ संबंधों के प्रति एक व्यावहारिक और स्पष्ट दृष्टिकोण भी आवश्यक है। जबकि वॉशिंगटन के साथ पार्टनरशिप महत्वपूर्ण बनी हुई है, ये बराबर के बीच का संबंध होना चाहिए जो आपसी सम्मान और एक दूसरे के हितों और बाधाओं की परिपक्व समझ पर आधारित हो। साथ ही चल रही चुनौतियों के बावजूद संचार के खुले चैनल बनाए रखना और बीजिंग के साथ सहयोग के क्षेत्रों की तलाश करना एक व्यावहारिक आवश्यकता है। इंडिया के बॉर्डर टेंशन्स कम करने और चीनी निवेश पर प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने के हालिया कदम एक शक्तिशाली पड़ोसी को मैनेज करने और टू फ्रंट कॉन्फ्रंटेशन को रोकने के उद्देश्य से एक व्यावहारिक गणना को दर्शाते हैं। अंततः लक्ष्य एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है जो मजबूत,
लचीला और इंडिया के अपने सभ्यतागत मूल्यों और राष्ट्रीय आकांक्षाओं में दृढ़ता से निहित हो। इसका मतलब इंटरनेशनल लॉ, सॉवरेन इक्वालिटी और आपसी सम्मान पर आधारित एक ग्लोबल सिस्टम को चैंपियन करना है, न कि सबसे शक्तिशाली की सनक से शासित होने वाला। इंडिया, ब्राजील और अन्य उभरती शक्तियों के लिए चुनौती नियम लेने वालों से नियम बनाने वालों में बदलना है। मिलकर काम करके वे अधिक संतुलित और न्याय संगत इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए सामूहिक रूप से वकालत कर सकते हैं। सुनचाए यह सुनिश्चित करते कि उनकी डेवलपमेंट जर्नी दूसरों के प्रेशर से निर्देशित ना हो, बल्कि अपने लोगों की संप्रभु इच्छा से निर्देशित हो।